हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूँ। ये आप सारे डायग्राम हमारे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे। आज जितने भी मैं आपके लिए टॉपिक समझाऊंगा सभी के चित्रों सहित। देखिए आप, कितने बेहतरीन टॉपिक आज आपके लिए लेकर के आया हूँ। आइए, क्लास चालू करने से पहले मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है HDB@साइंस क्लासेस, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो आपके समक्ष लेकर के आ सकूं। तो दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन क्लास है। सच में आज काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है आपके लिए ये क्लास लाने के लिए। सारे टॉपिक के लिए सर्च करना, उनके डायग्राम इकट्ठे करना, फिर आपके साथ पेश करना। दोस्तों, आगामी बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और कई सारे कंपटीशंस आने वाले हैं। उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास लाई गई है। तो आप बिल्कुल भी आज छोड़ के नहीं जाना, हर पूरा क्लास देख करके। और आपके लिए लास्ट में ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, और जो भी हम सुधार कर सकते हैं उसके बारे में भी आप हमें राय जरूर दें, क्योंकि 100% कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती है, उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। तो जितना मैं कर सकता था उतना मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ। आगे आपकी जो भी राय होगी वो आप बताना, हम उस तरीके से काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लास चालू कर रहे हैं अब। आप हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। दोस्तों, आप इस पे लिखा हुआ देख रहे होंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड। जी हाँ, अब जैसे आपने ये पढ़ लिया कि थायराइड ग्रंथि होती है, लेकिन आपने अभी देखा नहीं है कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पे होती है, कैसी होती है। तो आज हम आपके लिए ये सारी चीज़ें दिखाएंगे भी, तो आप इसके लिए तैयार रहिए। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। आइए अब हम थायराइड की ओर चलते हैं, देखते हैं कि थायराइड कहाँ पे है। दोस्तों, ये चित्र आप देख रहे हैं, इसमें आपके लिए जो ये वाली जो ग्रंथि है, इसके बीच में ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये हमारे गले में पाई जाती है और हमारी जो श्वास की नली होती है उसके चारों ओर एच के आकार की होती है। तो इस ग्रंथि के लिए हम क्या कहते हैं? थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये इस ग्रंथि का कार्य क्या है? इससे एक हार्मोन्स बनता है जिसे हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो कुछ रोगों में क्या होता है, ये ग्रंथि फूल करके बड़ी हो जाती है, जिसे हम घेंगा रोग के नाम से जानते हैं। और घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। मैं समझता हूँ कि ये अब आपके लिए समझ में आया होगा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है और देखने में कैसी होती है। देखिए, ये एच के आकार की है। जैसे हमारा कैपिटल लेटर में एच बनता है, बिल्कुल वैसी ही है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कहाँ होती है? गले में होती है। और इसी के बीच में एक ग्लैंड और होती है जिसे हम पैराथायराइड बोलते हैं। ठीक है, वो हम कभी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये 4 लूप में बटे हुए होती है। ये इस पे दिख रहे होंगे, आपके लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए, छोटे छोटे लूप दिख रहे होंगे ये चारों कोने पे। ठीक है, ये क्या है? पैराथायराइड है। ये थायराइड के अंदर ही पाई जाती है, पैराथायराइड। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्या होती है? हमारे नर्वस सिस्टम की इकाई होती है, यूनिट होती है। इसी न्यूरॉन के द्वारा हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। लेकिन क्या इससे आपके लिए समझ में आया कि न्यूरॉन कैसा होता है? नहीं आया होगा। तो आइए हम इसका चित्र की ओर चलते हैं, न्यूरॉन देखते हैं कि कैसा होता है। देखिए दोस्तों, ये जो आप डायग्राम यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जिसे हम अंग्रेजी में न्यूरॉन कहते हैं। इसकी पूरी संरचना है ये न्यूरॉन। ठीक है, इसमें आप देखिए, ये गोलाकार भाग है, इसके लिए हम सोमा या बॉडी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये केंद्रक होता है। ये क्या है? केंद्रक है बीच में। ठीक है, इसके चारों ओर क्या होते हैं? ये डेंड्राइट्स पाए जाते हैं।
ये इससे जो लंबी रचना निकलती है इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन के बीच में क्या पाते हैं, स्वान सेल्स पाई जाती हैं, और इसके लास्ट में क्या होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल या टर्मिनल बटन भी इनके लिए हम कहते हैं। और जो स्वान कोशिकाएं होती हैं इनके बीच में जो जोड़ होता है उसके लिए हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनबियर कहते हैं। इसके अंदर एक द्रव भरा रहता है जिसके लिए हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में आया होगा पूरा कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्र का निर्माण करती है। ठीक है, ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो आपके लिए चित्र भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी धमनी। दोस्तों हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ठीक है, जैसा कि आप आंसर आपके लिए दिख रहा होगा, एब्डोमिनल आयोटा, यानी कि जो धमनी हमारे एब्डोमिनल रीजन के लिए, हमारे पेट वाले भाग के लिए ब्लड लेकर के आती है, वो कैसी होती है, सबसे बड़ी धमनी होती है। आइए अब हम चित्र की ओर चलते हैं एब्डोमिनल में। देखिए दोस्तों, चित्र आपके सामने आ चुका है, इसे हम देखेंगे। थोड़ा बड़ा करते हैं क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। देखो दोस्तों, ये है, ये क्या है, हमारे हार्ट से निकलती है, ये हमारे एब्डोमिनल आयोटा है। ठीक है, एब इस पे आइए पढ़ते हैं। द आयोटा इज द मेन ब्लड विजल दैट सप्लाई द ब्लड टू द एब्डोमेन, यानी कि ये जो मेन ब्लड विजल होती है जो हमारे एब्डोमेन के यानी कि इस वाले भाग के लिए रक्त की सप्लाई करती है। एंड पेल्विस रीजन के लिए करती है और लेग्स के लिए करती है। इसके द्वारा हमारे एब्डोमिनल क्षेत्र, लेग्स के लिए पेल्विस यानी कि इस वाले भाग के लिए, और टांगों में रक्त के लिए पहुंचाती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी क्या होती है, धमनी हमारे शरीर में पाई जाती है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे बड़ी सिरा, हमने अभी धमनी के बारे में पढ़ा था। सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है, इंफीरियर वेना कावा। आइए हम इसके लिए भी चित्र के द्वारा देखते हैं सबसे बड़ी सिरा कौन सी होती है। ठीक है, इसके बारे में चित्र नहीं है लेकिन हम पढ़ते हैं क्या सूचना इस पे ली गई है यहाँ पे। इंफीरियर वेना कावा ड्रेन्स द वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर ट्रंक, एब्डोमाइन, पेल्विस, लोअर लिम्स एंड राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी कि ये जो ब्लड विजल्स होती है हमारे शरीर के पिछले भाग से, यानी कि एब्डोमाइन, लेग्स, लिम्स, इन सब से क्या करती है, ब्लड को इकट्ठा करके लाती है और हृदय के दाएं भाग में, दाएं एट्रियम यानी कि एट्रियम में छोड़ती है, यानी कि आलिंद में छोड़ती है। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है, सियाटिका, यानी कि ये जो तंत्रिका होती है हमारे शरीर के बिल्कुल पिछले भाग से सारी संवेदनाओं के लिए ग्रहण करती है। तो आइए हम इसके लिए देखते हैं चित्र में। दोस्तों आपके सामने ये टॉपिक खुल चुका है, देखिए आप क्या लिखा हुआ है इसमें, पढ़िए। द सियाटिका नर्व इज द लार्जेस्ट नर्व, यानी कि ये जो तंत्रिका होती है सबसे लंबी तंत्रिका होती है। ये आप जो रेड कलर की देख रहे हैं यहाँ से निकलती हुई, ये कौन सी है, सियाटिका नर्व है। इज द लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका है। इज फॉर्म्ड बाई द 5 नर्व्स रूट, यानी कि 5 नर्वों से इसका मिलकर के निर्माण होता है। और ये कहाँ से निकलती है, लोअर स्पैन से निकलती है। इट पासिस डीप इनटू द वर्टक, यानी कि ये नितंब वाले भाग में, डाउन टू द बैक ऑफ द थाई, और थाई यानी कि जांघों के पिछले भाग से, हील
और सोल तक जाती है, यानी तलवे तक जाती है। दोस्तों जब किसी वजह से इस वाली नर्व या कहीं दबने लगती है या किसी वर्टेब्रल कॉलम में कोई दिक्कत की वजह से क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत होती है, तो हमारे जो ये पैर होता है उसमें काफ़ी तीखा दर्द होता है। सियाटिका नर्व सबसे वाइटर रोल इन कनेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड विद द स्किन, यानी कि ये जो नर्व होती है स्किन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कनेक्टिंग का कार्य करती है, ठीक है। और स्किन एंड मसल्स एंड थाई लेग एंड फुट, इन सारी चीज़ों के लिए क्या करती है, ये जोड़ती है। तो सियाटिका नर्व्स के बारे में आप जान गए होंगे, कहाँ से निकलती है, हमारे वर्टेब्रल कॉलम से निकलती है, हमारे नितंब भाग को, जांघों को, पैर को, सोल को यानी कि तलवे को, सारी जगह से ये संवेदनाओं को ग्रहण करती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे छोटी पेशी, दोस्तों आपने सबसे छोटी हड्डी सुना होगा, कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्टेपीज। तो वहीं पे मसल भी पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं स्टेपेडियस, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है। ये याद रखने वाली बात है, सबसे छोटी पेशी कौन सी होती है, स्टेपेडियस। इसका चित्र भी देखेंगे, ये चित्र आपके सामने आ चुका है, देखिए। स्टेपेडियस मसल्स इज टर्म्ड टू बी द स्मॉलेस्ट स्केलेटल मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो मानव शरीर में सबसे छोटी कंकालीय पेशियां होती हैं, ये जो कंकाल तंत्र से जुड़ती हैं। विच हैज़ ए मेजर रोल इन ऑटोलॉजी, यानी कि इसका जो रोल होता है सुनने में होता है। स्टेपेडियस मसल्स इज वन ऑफ द इंट्राटिम्पैनिक मसल्स, यानी कि हमारे जो ईयर का भाग होता है टिम्पैनम, उससे जुड़ी हुई होती है। रेगुलेट द साउंड, और हमारे ध्वनि के लिए क्या करते हैं, ये नियंत्रित करती है। आइए इसका चित्र देख लो, ठीक है। ये जो मसल्स हैं ये कौन सी हैं, ये वाली मसल्स जो हैं कौन सी हैं, स्टेपिडिस मसल्स हैं ये वाली। ये क्या करती हैं, ध्वनि को नियंत्रित करती हैं। अगर कम जितनी ध्वनि लेनी होता है इस छिद्र के लिए क्या करती हैं, बंद कर देती हैं। अगर ज़्यादा ध्वनि आ रही है तो छिद्र कम हो जाएगा, कम ध्वनि हो रही है तो क्या होगा, ये छिद्र बढ़ जाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट था ये। तो कौन सी मसल्स होती हैं, आगे चलते हैं। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता कौन सी कोशिकाओं में होती है, तो कौन सी कोशिकाओं में होती है, ये सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है, लीवर कोशिकाओं में होती है। कौन सी कोशिकाओं में होती है, लीवर कोशिकाओं में होती है, ठीक है। सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा होता है। त्वचा तो आप जानते हैं पूरे शरीर में पाई जाती है, तो ये सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे व्यस्ततम अंग कौन सा होता है, हृदय होता है। कौन सा होता है, हृदय होता है, ठीक है। मनुष्य का जो हृदय होता है वो लाइफ टाइम धड़कता रहता है, यानी कि जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तभी से ये बीट करना चालू करता है और पूरे जीवन भर धड़कता है जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, ठीक है। तो हार्ट में कितने बाल्ब पाए जाते हैं, बताइए आप लोग, 2-3 बाल्ब पाए जाते हैं। एक दिन शायद मैंने बताए भी थे, आप वीडियो के लिए देखिएगा। सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है, कंजक्टिवा। ये कैसी होती है, सबसे पतली त्वचा होती है। कैसी त्वचा होती है, सबसे पतली त्वचा होती है ये हमारे शरीर की। ठीक है, आइए आगे चलते हैं कि संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। यानी कि संपूर्ण शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, 5 से लेकर के 6 लीटर रक्त पाया जाता है। सामान्य रक्तचाप कितना होता है, यानी कि 120 से लेके 180 तक कितना होता है, 120 से लेकर 180 mmHg पारे के बराबर क्या होता है, रक्तचाप होता है। यानी कि एक बार हमारा रक्त सिकुड़ता है तब क्या होता है, हमारे शरीर का रक्तदाब बढ़ जाता है, और एक बार फैलता है तो क्या होता है, रक्तदाब कम हो जाता है। तो इन्हीं दाब के लिए हम क्रमशः सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर्स कहते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है, 180 होता है। आइए आगे चलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं
कणों आरबीसी की संख्या पुरुष में कितनी होती है? 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम। और महिलाओं में कितनी होती है? 4.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं को जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणों डब्ल्यूबीसी का सामान्य काउंटडाउन कितना होता है? यानी कि 5000 से लेकर के 10,000 क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर में कितनी होती हैं? 5000 से लेकर 10,000 तक। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का कितना होता है? 120 दिन होता है। डीएलसी, डीएलसी के अंतर्गत क्या आती हैं? बेसोफिल्स आती हैं। इनका काउंट कितना होता है? 0.5 से लेकर के 1.0 तक होता है, परसेंट होती हैं ये। ठीक है। और यूशनोफिल्स ये कितनी होती हैं? 1 से लेकर के 3% होती हैं। मोनोसाइट कितनी होती हैं? 3 से लेकर के 8% होती हैं। और न्यूट्रोफिल्स कितनी होती हैं? 40 से लेकर के 70% तक होती हैं। और लिम्फोसाइट कितनी होती हैं? 20 से लेकर के 25% तक होती हैं। ठीक है। इन सभी का आइए हम आपके लिए एक बार चित्र दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्या है? सभी कोशिकाओं का क्या है? चित्र है। श्वेत रक्त कणिकाओं का चित्र है ये। देखिए, मोनोसाइट इज ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी कि मोनोसाइट क्या होती है? एक प्रकार की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ठीक है। ये क्या है? मोनोसाइट्स होती हैं, आकार में छोटी हैं। ये लिम्फोसाइट हैं, ये न्यूट्रोफिल्स हैं, ये स्नोफिल्स हैं, ये बेसोफिल्स हैं, ये मैक्रोफेज, ये एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। ये प्लेटलेट्स होते हैं। इतने प्रकार की कोशिकाएं हमारे ब्लड में पाई जाती हैं। आइए आगे की ओर चलते हैं। मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23। यानी कि 21-23 ये जो दंत सूत्र है ये आधे जबड़े का है। ठीक है। तो इन्हें जोड़ेंगे हम, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, यानी आधे जबड़े में 8, तो पूरे जबड़े में 16, और दोनों जबड़ों में कितने होंगे? 32। ठीक है। तो 32 होते हैं। आइए हम दिखाते हैं कि ये जो दांत होते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं, क्योंकि बगैर चित्र के ऐसे समझ पाना मुश्किल होगा। आज का क्लास मैंने आपसे कहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, तो आप देखिएगा। ये देखो क्या है? सारे दांत बने हुए हैं। ठीक है। आधे जबड़े के दिखाए गए हैं, क्योंकि पूरे जबड़े के दिखाई जाते तो कन्फ्यूजन रहता। दोस्तों, दंत फार्मूला कितना होता है? 21-23। ठीक है। अब आप देखिए, सामने के ये 2 दांत होते हैं, ये क्या होते हैं? इंसाइजर होते हैं आधे जबड़े में। वैसे तो कुल 4 दांत होंगे, पूरे जबड़े की बात करेंगे, आधे जबड़े की बात कर रहे हैं अभी हम। तो सामने के ये 2 दांत होते हैं, ये कैसे होते हैं? इंसाइजर होते हैं। कैसे होते हैं? इंसाइजर होते हैं। देखिए, ये वाले 2 दांत मैं बता देता हूं आपके लिए। ये वाले 2 दांत ये क्या है? इंसाइजर हैं। ठीक है। एक ये दांत क्या होता है? काफी नुकीला होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैनाइन कहते हैं। ठीक है। एक कैनाइन हो गया। 2 क्या हो गए? इंसाइजर हो गए। एक क्या हो गया? कैनाइन हो गया। इसके बाद में, कैनाइन के बाद में 2 पीछे के ये 2 दांत होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? प्रीमोलर्स कहलाते हैं। तो ये कितने हो गए? 2 दांत कितने क्या हो गए? प्रीमोलर हो गए। फिर पीछे के 3 दांत क्या कहलाते हैं? मोलर कहलाते हैं। 1 2 और 3 ये क्या होते हैं? मोलर्स होते हैं। ठीक है। इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। यानी कि इसके लिए कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक।
ठीक है, तो मनुष्य का दंत सूत्र कितना होता है? 21-23 होता है। आपके समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्याएं कितनी होती है? कितनी होती है दोस्तों? 11 जोड़ी होती है। 11 जोड़ी नहीं होती है, इसमें गलत लिखा हुआ है। ये 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ये 12 जोड़ी होती हैं दोस्तों। हम यहाँ 11 की जगह 12 कर देते हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं मनुष्य के, जो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती हैं। 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है। तो अगर पूछे कि क्रेनियल तंत्रिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में। तो वे तंत्रिकाएं जो हमारे क्रेनियम बॉक्स से डायरेक्ट निकल करके विभिन्न भागों के लिए जाती हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये संख्या में कितनी होती है? 12 जोड़ी होती हैं। आइए अब हम देखते हैं 12 जोड़ी कैसे होती हैं, क्योंकि बगैर देखे समझ में नहीं आने वाला है। देख लो पहले, देखिए लिखा हुआ है, क्रेनियल नर्व्स आर ए सेट ऑफ 12 पेयर नर्व्स, यानी कि 12 जोड़ी तंत्रिकाओं का एक सेट होता है ये, ठीक है। इन द बैक ऑफ योर ब्रेन, यानी कि आपके ब्रेन से। क्रेनियल नर्व सेंड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिटवीन योर ब्रेन एंड फेस, नेक एंड थ्रॉट्स। यानी कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारे गले से, चेहरे से और गर्दन से, इन सारे भागों से क्या करती हैं? उद्दीपनों को भेजती हैं दिमाग में, ठीक है। आगे दिया है कि योर क्रेनियल नर्व्स हेल्प्स यू टेस्ट, यानी कि हमारी जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो हमें स्वाद में, सूंघने में, सुनने में और सेंसेशन में क्या करती हैं? फायदा करती हैं। दे आल्सो हेल्प यू मेक द फेसियल एक्सप्रेशन, और हमारे जो चेहरे पे जो भाव आते हैं उनके लिए क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं। ब्लिंक योर आइज, यानी कि हम जो पलक झपकाते हैं उसमें भी सहायता करती हैं। मूव योर टंग, यानी कि जब हम जीभ हिलाते हैं तो वो क्या होता है? इन्हीं तंत्रिकाओं की वजह से हिला पाते हैं। तो कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 12 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। आइए एक बार हम इसके नाम जान लेते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में तो उन्हें हम नाम दिखा देते हैं, यानी कि क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, पहली होती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स। ये क्या करती हैं? हमारे नाक के लिए जाती हैं और ये सूंघने का कार्य करती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। तो जो ब्रेन का अग्रभाग होता है यहाँ पर क्या होते हैं? ऑल्फैक्टरी लूब्स पाए जाते हैं, यहाँ से निकलती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ठीक है। दूसरी होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक लूब से निकलती हैं, मिड ब्रेन से निकलती हैं, बीच वाले भाग से निकलती हैं ये, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं। ये हमारी आंखों के लिए जाती हैं। ऑक्यूलियोमोटर नर्व्स, ये भी हमारे क्या करती हैं? आंखों में जाती हैं। ये हमारी आंखों की जो पुतलियां होती हैं उनके लिए चलाने का काम करती हैं। ट्रोजेमाइनल ट्रोक्लियर नर्व्स, ये भी हमारी आंखों में जाती हैं। ट्राइजेमाइनल, यानी कि ये हमारे जीभ की ओर जाती हैं। एब्डुसेंस होती हैं और फेसियल होती हैं, चेहरे पे भाव लाती हैं। वेस्टिब्यूलोकेटर वेस्टिब्यूलोकेटर नर्व्स, ठीक है। ग्लेसोफेरेंजियल्स, ये हमारी जीभ में जाती हैं। वेगस नर्व्स होती हैं, स्पाइनल एक्सेसरीज होती हैं और हाइपोग्लोसल्स होती हैं। यानी कि इतने प्रकार की नर्व्स हमारे शरीर में हमारी क्रेनियल नर्व से निकलती हैं। देखिए ये इसमें कलर्ड करके दिखाई गई हैं। ऑल्फैक्टरी है, ऑक्यूलोमोटर है, ट्राइजेमिनल है, एब्डुसेंस है। ये सारी नर्व 12 जोड़ी होती हैं ये, ठीक है, संख्या में। तो जो किताब में अभी आपने देखा था 11 जोड़ी छपा हुआ है, गलत है। उसका आंसर क्या होगा? 12 जोड़ी होगा। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि 31 जोड़ी होती है। यानी कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु होती है, उससे 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। सामान्य हृदय दर कितना होता है? 72 से 25 बार प्रति मिनट हमारा हृदय धड़कता है। सामान्य नाड़ी दर कितना होता है? लगभग 72 बार होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस की जो
पीएच मान होता है वो कितना होता है 1.5 होता है, यानी कि अम्लीय होता है, हाईली एसिडिक होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है 6 होता है, यानी कि ये भी कैसा होता है एसिडिक होता है। रक्त का पीएच कितना होता है 7.35, यानी 7.4 भी कह सकते हैं इसके लिए हम। ये कैसा होता है क्षारीय होता है। पैंक्रिएटिक जूस का पीएच मान कितना होता है 8.5, यानी कि ये कैसा होता है बेसिक होता है। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है 206 पाई जाती है, ठीक है। वयस्कों में, बच्चों में ज़्यादा होती है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है 639 होती है। दोस्तों आज का क्लास ये काफ़ी मेहनत से मैंने सारे डायग्राम लगा के बनाया था, मुझे आशा है कि आपके लिए ज़रूर अच्छा लगा होगा। और मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ कि दोस्तों अगर आपके लिए अच्छा लगे तो इसे शेयर करिए और बताइए, हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार के क्लास लेकर के आएंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद जो आप लोगों ने अभी तक हमसे प्यार बनाए रखा और खुद के लिए हमसे जोड़े रखा। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। नमस्कार, आपका दिन अच्छा हो।